हेलो फ्रेंड्स, राजा यस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का वीडियो संधि पर बनाने जा रहे हैं। ठीक है, संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, संधि विच्छेद का मतलब क्या होता है, इन्हीं सभी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज हम चलते हैं आज के फर्स्ट वीडियो में। जैसे कि संधि किसे कहते हैं, यानी कि संधि का मतलब क्या होता है, तो संधि का मतलब होता है जोड़। क्या होता है, संधि का मतलब जोड़ होता है। और विच्छेद का मतलब होता है अलग करना, यानी कि संधि विच्छेद। आप जानते हैं कि संधि विच्छेद सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बनाने को मिलता है। तो संधि विच्छेद का मतलब होता है, संधि मतलब जोड़ना और विच्छेद मतलब उसको विघटन करना, यानी कि तोड़ना, अलग करना। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं संधि किसे कहते हैं। दो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल से जो शब्द बनता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, यानी कि दो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल से जो शब्द बनता है उन्हें हम संधि कहते हैं, और उनको अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम विच्छेद कहते हैं। यानी कि शब्दों को, यानी कि संधि को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विच्छेद कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं संधि मतलब जोड़ हो गया और विच्छेद मतलब अलग करना। संधि मतलब जोड़ और विच्छेद मतलब अलग करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संधि के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि जो है वह संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, तो संस्कृत भाषा का शब्द है संधि, और संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वर संधि किसे कहता है। तो स्वर संधि का उच्चारण स्वतः होता है, यानी कि वैसा शब्द या वैसा वर्ण या उच्चारण जिसके लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, यानी कि स्वर मतलब स्वतः, यानी कि किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, यानी कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि, यानी कि स्वर के 5 भेद होते हैं। अब रहा व्यंजन संधि किसे कहते हैं, तो व्यंजन संधि उन संधि को या उन शब्द या उन उच्चारण को कहते हैं जिनके उच्चारण में, यानी कि जिनको बनाने के लिए हमें स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, बल्कि स्वर संधि की सहायता ली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे क हलंत जोड़ अ बराबर क, यानी कि जैसे हम देखते हैं व्यंजन संधि में क हलंत जोड़ अ बराबर हो गया क। ठीक है, तो इसमें स्वर और व्यंजन दोनों का मेल है। क में स्वर और व्यंजन का दोनों का मेल है, यानी क हलंत, यानी क में आधा क और अ का मात्रा छिपा हुआ है, इसलिए क हो गया व्यंजन और अ हो गया स्वर। इसलिए स्वर और व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे क हलंत जोड़ अ बराबर क, उसी प्रकार से दिक जोड़ गज, यानी कि दिक मतलब क में हलंत और गज यानी कि दिग्गज, दिग्गज हो गया। दिक हलंत जोड़ गज बराबर दिग्गज हो गया, यानी कि दिक में क्या हो गया आपका क व्यंजन हो गया, और ग यानी कि अ इसमें पूरा हो गया तो हो गया आपका दिग्गज। ठीक है, तो यह हो गया आपका व्यंजन संधि। यानी कि उसी प्रकार से जगत जोड़ आनंद हो गया, तो जगत यानी कि तो हलंत अ और आ, यानी कि तो और आ मिलकर के बन गया आ। उसी प्रकार से जगत जोड़ आनंद बराबर जगदानंद हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से विसर्ग संधि किसे कहते हैं, तो विसर्ग संधि, विसर्ग तो रहता ही है लेकिन स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, यानी कि स्वर अथवा व्यंजन के मेल से विकार उत्पन्न होता है और वह पुनः, यानी कि स्वतः विसर्ग तो रहता ही है लेकिन साथ ही साथ स्वर और व्यंजन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निर्धन, यानी कि निह जोड़ धन, यानी कि यहाँ पे विसर्ग तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्वर भी है और व्यंजन भी है, तो स्वर और व्यंजन साथ ही विसर्ग, यानी कि तीनों मिल करके जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है,
अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले दीर्घ संधि में कि इसके मिलने से क्या क्या होता है। तो संधि बनाने के लिए या संधि विच्छेद करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि संधि के यानी कि स्वर संधि का जो 5 भेद है वो 5 भेदों के बारे में सुधारण के साथ उसके बारे में जानकारी लेना। अगर उसके बारे में जानकारी अच्छे ढंग से हो जाती है तो संधि और संधि विच्छेद करने में समस्या उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी है संधि के बारे में यानी कि स्वर संधि के 5 भेद के बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वर संधि में सबसे पहले दीर्घ संधि होता है और दीर्घ संधि में अ जोड़ अ बराबर आ यानी कि अ और अ के मिलने से आ होता है। ठीक है, उसी प्रकार से अ जोड़ आ बराबर आ होता है यानी कि अ जोड़ आ बराबर आ होता है। उसी प्रकार से आ जोड़ अ बराबर आ होता है। तो जैसे अ जोड़ अ बराबर आ हो गया तो इसका उदाहरण हो गया अन जोड़ अभाव यानी कि अन में अ और अभाव यानी कि दोनों में अ यानी कि अन में अ जोड़ अ बराबर क्या हो गया? आ हो गया। उसी प्रकार से अन जोड़ अभाव बराबर क्या हो गया? अनाभाव हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से अ जोड़ आ बराबर आ हो गया तो शिव जोड़ आलय बराबर शिवालय हो गया। क्या हो गया? शिव जोड़ आलय बराबर शिवालय हो गया। तो शिव में अ और आ यानी कि अ और आ मिल करके बन गया आ, तो शिव जोड़ आलय बराबर हो गया शिवालय। ठीक है, उसी प्रकार से आ जोड़ अ बराबर आ तो विद्या जोड़ अर्थी यानी कि विद्या में दा यानी कि आ जोड़ अ बराबर क्या हो गया? विद्यार्थी हो गया। ठीक है, यानी कि इसमें विद्यार्थी में विद्या आ हो गया और अ हो गया तो विद्या जोड़ आर्थी बराबर क्या हो गया? विद्यार्थी हो गया। उसी प्रकार से आ जोड़ आ यानी कि आ जोड़ आ बराबर आ हो गया तो विद्या जोड़ आलय बराबर क्या हो गया? विद्यालय यानी कि दा में आ और आ और आ मिलकर के आ होता है, इसलिए विद्या जोड़ आलय बराबर क्या हो गया? विद्यालय हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से छोटी ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी ई होता है तो गिरी यानी कि हर्ष ई और हर्ष ई मिलकर के दीर्घ ई होता है। उसी प्रकार से गिरी जोड़ इंद्र बराबर क्या हो गया? गिरीन्द्र हो गया। उसी प्रकार से छोटी ई और बड़ी ई दोनों मिलकर के हो जाता है बड़ी ई तो गिरी यानी कि हर्ष ई और बड़ी ई यानी कि ईस बराबर हो गया गिरीश। ठीक है, उसी प्रकार से छोटी ई बड़ी ई और बड़ी ई बराबर बड़ी ई होता है तो पृथ्वी जोड़ ईस बराबर क्या हो गया? पृथ्वीश हो गया। उ जोड़ उ यानी कि छोटी उ जोड़ छोटी उ बराबर बड़ी उ होता है तो भानु जोड़ उदय यानी कि भानु में हर्ष उ और उदय में हर्ष उ मिल करके भानुदय यानी कि दीर्घ उ बन गया। ठीक है, उसी प्रकार से अ जोड़ उ बराबर उ हो गया, बड़ी उ जोड़ छोटी उ बराबर दीर्घ उ हो गया तो स्वयंभू जोड़ उदय बराबर स्वयंभू हो गया। उसी प्रकार से हम देखते हैं अब गुण संधि में, तो गुण संधि में होता है अ जोड़ ई बराबर ए तो देव जोड़ इंद्र यानी कि देव में क्या हो गया? देव में अ हो गया और जोड़ ई यानी कि अ जोड़ ई बराबर हो गया ए तो देव जोड़ इंद्र बराबर देवेंद्र हो गया। क्या हो गया? देवेंद्र हो गया। उसी प्रकार से अ जोड़ दीर्घ ई बराबर ए हो गया तो देव जोड़ ईस बराबर हो गया देवेश हो गया यानी कि बड़ी ई और छोटी ई यानी कि अ जोड़ बड़ी ई दोनों मिलकर के ए होता है तो देव जोड़ ईस बराबर क्या हो गया? देवेश हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से आ जोड़ ई यानी कि छोटी ई बराबर ए हो गया। उसी प्रकार से महाजोड़ इंद्र बराबर क्या हो गया? महेंद्र हो गया यानी कि महाजोड़ इंद्र महा यानी कि आ जोड़ ई बराबर ए हो गया तो महाजोड़ इंद्र बराबर महेंद्र हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से अ जोड़ उ बराबर ओ हो गया तो चंद्र जोड़ उदय बराबर चंद्रोदय हो गया। ठीक है, यानी कि अ जोड़ उ बराबर ओ तो समुद्र जोड़ उर्मी यानी कि समुद्रोर्मी हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से हम देखते हैं कि आ जोड़ उ बराबर ओ हो गया तो गंगा जोड़ उर्मी बराबर गंगोर्मी हो गया यानी कि गंगा यानी कि गा आ
जोड़ ऊ यानी कि बड़ी ऊ बराबर ओ हो गया, तो गंगा जोड़ उर्मी बराबर गंगोर्मी हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से अ जोड़ री बराबर और हो गया, तो देव जोड़ ऋषि बराबर देव ऋषि हो गया, यानी कि देवर्षि हो गया। ठीक है, यानी कि देवों के ऋषि को देवर्षि कहते हैं, तो देव यानी कि अ जोड़ री बराबर और हो गया, तो देव जोड़ ऋषि बराबर देवर्षि हो गया। उसी प्रकार से आ जोड़ री बराबर और हो गया, तो महा यानी कि महा आ जोड़ ऋषि यानी कि महर्षि, यानी कि महर्षि जो हो गए वे क्या हो गया, यानी कि आ जोड़ री बराबर और हो गया, तो महा जोड़ ऋषि बराबर महर्षि हो गया।